घर से बाहर आकर आयुषी सड़क पर पहुंची और एक ऑटो रिक्शा को आवाज़ दी। ऑटो के पास में आने पर वह आदर्श नगर चलने को कह उसमें बैठ गई। आदर्श नगर यहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर था। ऑटो चलने लगा। ऑटो में लगी सीडी से गाना आ रहा था, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। उफ, चेंज करो ये गाना, वह झुंझलाई व धीरे से बुदबुदाई। नहीं आना मुझे लौट के। इतना तो अच्छा गाना है मैडम, ऑटो वाले ने बिना मुंह फेरे आश्चर्य से कहा। देखो, चेंज नहीं कर सकते तो बंद कर दो इसे, मुझे नहीं सुनना ये गाना। ऑटो वाले ने गाना बदल दिया। नया गाना आने लगा, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। गाना सुनकर आयुषी का मन खिल उठा। हाँ, आ रही हूँ तुम्हारे पास, मन ही मन मुस्कुरा दी वह। गाना चल रहा था और वह खो गई उसके जीवन में, उस घटनाक्रम के चक्र में जिसने उसके जीवन में हलचल मचा दी थी। निखिल आलोक का दोस्त था। आलोक के ऑफिस में जॉब लगने के कारण लगभग 4 माह पहले ही वह इस शहर में आया था। बहुत ही मिलनसार और खुश मिजाज किस्म का आदमी था वह। कुछ ही दिनों में वह आलोक का अच्छा मित्र बन गया था। घनिष्ठता हो जाने से आलोक ऑफिस से आते वक्त प्रायः उसे अपने साथ घर ले आता था। कई बार तो वह उसे खाना खाने के लिए भी रोक लेता था। प्रारंभ में आयुषी को बहुत अखरता था। जब तब निखिल ऑफिस से आलोक के साथ ही आ जाता तो कभी एक आध घंटे के बाद आ टपकता। दोनों दोस्त साथ बैठे गप लगाते और वह अपने ही घर में खुद को तना महसूस करती। एक दिन उसने आलोक को अपनी व्यथा सुनाई तो हंसते हुए बोला, पगली, तुम भी हमारे साथ ही आकर बैठा करो ना, वह मेरा अच्छा दोस्त है यार। और फिर तुम कोई घूंघट वाली ग्रामीण औरत तो हो नहीं। और तब से वह भी यदा कदा जब भी मूड होता अपना काम निपटाकर उनके साथ गप्पों में शरीक हो जाती। उसका संकोच निखिल के उन्मुक्त व्यवहार व वाक्पटुता में कहीं खो गया और वह भी उन दोनों के साथ हंसी मजाक में बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी। प्रारंभ में भाभी कहते कहते निखिल उसे नाम से संबोधित करने लगा था और यह बात उसे अच्छी भी लगी थी। एक दिन बातों बातों में ही आलोक ने निखिल से कहा, यार निखिल, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तो सेटल भी हो गए हो। अभी क्या जल्दी है यार, जिस दिन आयुषी जैसी सुंदर लड़की मिल जाएगी कर लूँगा शादी। आयुषी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर निखिल ने जवाब दिया था। आलोक भी मुस्कुराकर रह गया था और आयुषी का चेहरा कुछ प्रसन्नता तो कुछ लज्जा से रक्तिम हो उठा था। शामें कुछ यूं ही खुशगवार गुजर रही थीं। आयुषी कभी कभी आलोक से निखिल की मनी मन तुलना करती। आलोक उससे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उसमें वह चातुर्य व हाजिर जवाबी नहीं थी जिसमें निखिल को कुशलता हासिल थी। आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी निखिल की खिलखिलाती हंसी उसके मन को दीवाना कर देती थी। निखिल जिस दिन घर नहीं आता उसे घर में कुछ अधूरापन सा लगने लगता था। उसे पता ही नहीं चला कि कब और कैसे वह उसके आकर्षण में बन गई है। उसे लगता था कि वह मन ही मन उसे प्यार करने लगी है और यह भी कि संभवतः निखिल भी उसे चाहता है। परसों रात की घटना ने तो सब कुछ ही बदल दिया था। रात के 7 बजे थे जब निखिल घर आया था। आयुषी का 3 वर्षीय बेटा अतिन दिन भर की उछल कूद से थककर कुछ नाश्ता करके सो गया था और आलोक उसे किसी दोस्त के साथ मूवी देखने गया था। यह पहला अवसर था जब निखिल आलोक की अनुपस्थिति में आयुषी के साथ घर पर था। आयुषी उसे देखकर खिल उठी थी। 5 मिनट दोनों बैठे यूं ही कहीं की बातें करते रहे। फिर आयुषी उठकर निखिल के लिए किचन में पानी लेने गई। जब पानी का गिलास लेकर ड्राइंग रूम में वह लौट रही थी तभी अनायास ही गिलास से पानी की कुछ बूंदें छलककर फर्श पर गिरी और उन पर उसका पैर पड़ गया। पांव फिसलने से गिलास नीचे जा गिरा और वह स्वयं भी नीचे गिरने को हुई कि निखिल ने दौड़कर उसे थाम लिया। आयुषी उसकी बाहों में झूल गई। निखिल उसे बाहों में थामे खड़ा ही रह गया। पिछले कई दिनों से उन दोनों के बीच का आकर्षण एकांत पाकर मुखर हो उठा था। आयुषी चाह रही थी कि निखिल उसे यूं ही अपनी बाहों में थामे रहे, उससे पृथक न हो। यही हाल निखिल का भी था। वह भी चाहता था कि समय वहीं थम जाए और आयुषी यूं ही उसकी बाहों में झूलती रहे। निखिल उसकी आंखों में आंखें डाले अनवरत उसे निहार रहा था। उसने शर्माकर अपनी पलकें मूंद ली थीं। दोनों इसी अवस्था में इस कदर मदहोश थे
कि उन्हें पता ही नहीं चला कि आलोक ने कब ड्राइंग रूम में प्रवेश कर लिया है। कुछ क्षण देखते रहने के बाद आलोक ने हल्के से खांसा। दोनों ने चौंक कर पीछे की ओर देखा और आलोक को देखकर हड़बड़ाकर एक दूसरे से पृथक हो गए। आलोक ने उन्हें उस हालत में देख लिया था जिसे जानकर आयुषी ने सहमी आवाज़ में स्पष्टीकरण किया। फर्श पर पानी गिर गया था और उस पर पाँव पड़ने से फिसल गई थी, तो निखिल ने मुझे सहारा देकर गिरने से बचाया। फिसल तो गई पर निखिल की बाहों में ही गिरी, यही गनीमत है। आलोक मुस्कराया। दोनों ने महसूस किया कि आलोक के शब्दों में ही नहीं, उसके स्वर में भी व्यंग था। बैठो निखिल, मैं एक पुराने मित्र के साथ मूवी देखने के लिए गया था, लेकिन टिकट नहीं मिलने से वापस लौटना पड़ा। तुम कब आए? आलोक ने निखिल के कुर्सी पर बैठने के बाद पूछा। आयुषी अभी तक यंत्रवत खड़ी थी। आलोक के इशारे करने पर वह भी कुर्सी पर बैठ गई। बस अभी 5-7 मिनट पहले ही आया था। आयुषी मेरे लिए पानी लेकर आई, तभी यह हादसा हो गया, निखिल ने जवाब दिया। हादसा ही तो होने को था निखिल, शुक्र है कि नहीं हुआ। आलोक मुस्कराया। निखिल के चेहरे पर भी झेप भरी मुस्कान उभरी। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद आलोक ने आयुषी की ओर देखा। निखिल को चाय नहीं पिलाओगी आयुषी? आयुषी वहीं बैठी रहने में असहज महसूस कर रही थी। आलोक की बात सुनते ही तुरंत उठ खड़ी हुई। नहीं आलोक, अभी मैं चलूँगा, चाय का अभी कोई मूड नहीं है, कहते हुए निखिल उठ खड़ा हुआ। चलो कोई बात नहीं, चाय के लिए दुराग्रह नहीं करूँगा। निखिल चला गया। आलोक व आयुषी हमेशा उसे दरवाजे तक छोड़ने जाते थे, किंतु आज वह ऐसा नहीं कर सके। उसके जाने के बाद आयुषी खाना बनाने किचन में चली गई। डिनर के वक्त आलोक ने अब तक की चुप्पी तोड़ी। जतिन आज जल्दी सो गया, उसे खाना खाने के लिए उठाओगी नहीं? नहीं, उसने अच्छे से नाश्ता कर लिया था, अब उसे उठाकर खिलाना ठीक नहीं होगा। भोजन के बाद आयुषी ने आलोक से कहा। आलोक, निखिल ने मुझे नहीं संभाला होता तो मैं नीचे गिर गई होती। हाँ, ठीक से संभाल लिया उसने, पर मैं नहीं आ गया होता तो तुम नीचे गिर ही जाती। मेरा मतलब है वह तुम अधिक देर तक संभाल नहीं पाता और तुम गिर जाती। आयुषी इतनी भी नादान नहीं थी कि आलोक का आशय समझ नहीं पाती। मन ही मन वह जानती भी थी कि आलोक शायद सही कह रहा है। अगर वह उस समय नहीं आ गया होता तो कुछ भी हो सकता था। मुझे अचानक चक्कर सा आ गया था आलोक, इसीलिए उसने संभाल रखा था। अचकचाकर आयुषी ने सफाई दी। देखो आयुषी, मैं भी उसी आटे की रोटी खाता हूँ जिसकी कि तुम। आलोक ने गहरी नज़र से उसे देखा और बेडरूम की ओर चल दिया। रात को दोनों को पूरी तरह से नींद नहीं आई। अगले दिन ही सुबह प्रातः कर्म से निवृत्त होकर आयुषी ने स्नान भी कर लिया था। कल खूब सोया था अतिन, सो आज जल्दी जाग गया था। उसने अतिन को भी नहला धुलाकर तैयार कर दिया। नाश्ते के बाद वह अपने कमरे में जाकर टीवी में कार्टून फिल्में देखने लगा। लोग थोड़ी देर से उठा। निवृत्त होकर वह भी लिविंग रूम में आ गया। चाय नाश्ते के बाद आलोक ने आयुषी का हाथ पकड़कर अपने सामने सोफे पर बिठाया और बोला, आयुषी, मेरे प्यार में ही शायद कुछ कमी थी कि तुम भटकने को मजबूर हुई। जब निखिल ने तुम्हें थामा था तो तुम संभल कर अलग हट सकती थी, लेकिन नहीं, मैं जानता हूँ मैं उसके जितना ना तो सुंदर हूँ और ना ही स्मार्ट। मुझे उसकी तरह चतुराई भरी बातें करना भी तो नहीं आता, तो तुम्हारा उसकी ओर झुकाव होना स्वाभाविक ही तो था। पिछले दिनों तुम दोनों का तौर तरीका देखकर मुझे कुछ कुछ आभास तो हो ही गया था। कल मेरा शक सही भी सिद्ध हो गया। लेकिन आयुषी, अगर मैं किसी के व्यक्तित्व से कोई इतना प्रभावित होने लगे तो कई घर टूट नहीं जाएंगे? क्या हमें ज़िंदगी में सब कुछ हमारा चाहा मिल सकता है? कुछ पल चुप रहकर उसने अपनी बात आगे कही। लेकिन आयुषी, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। तुम चाहो तो अपनी राह बदल सकती हो। मैं स्वयं तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहूँगा, किंतु यदि निखिल और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो तुम मुझे छोड़कर उसके पास जा सकती हो। लोग इतना कहकर स्नान करने चला गया। आयुषी ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। उसके दिमाग में शुरू हुई उथल पुथल आलोक की बात पूरी होते होते
बहुत अधिक बढ़ चली थी। ओह, तो आलोक को मुझ पर पहले से शक था। हुआ करे, मुझे अब कोई चिंता नहीं इस बात की। लेकिन क्या सच में ही मैं आलोक व अतिन को छोड़कर निखिल के पास जा सकती हूँ? क्या निखिल इसके लिए तैयार हो जाएगा? आलोक मुझे कितना प्यार करता है, क्या मैं उसे भूल सकूँगी? क्या अतिन को छोड़कर जाना मेरे लिए आसान होगा? नहीं, ये कैसे संभव है? क्या करूँ मैं? घर छोड़कर जाने की कल्पना मात्र से उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन निखिल के मोह पास से निकलना भी तो उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसे पिछले दिन के वह चंद मिनट स्मरण हो आए जब वह निखिल की बाहों में झूल रही थी। आह, कितने मादक क्षण थे वह! मैं चाह रही थी कि समय की घड़ी वहीं रुक जाए और निखिल मुझे यूं ही थामे रहे। मैंने उस समय निखिल की आंखों में झांका था। कितना उन्माद था, कितनी बेचैनी थी उसकी मद भरी आँखों में। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थीं और तभी आलोक ने अचानक आकर उसके उस स्वर्गिक एहसास को उससे छीन लिया। नहीं, वह निखिल के उस मादक स्पर्श को नहीं भूल सकती। वह हमेशा के लिए उसकी होकर रहेगी, चाहे कितनी ही बाधाएं उसकी राह क्यों ना रोकें। बस निखिल हाँ कर दे, उसे स्वीकार कर ले। क्यों नहीं करेगा वह स्वीकार? उसने उसकी आंखों में उसके प्रति तृष्णा का ज्वार उमड़ते देखा है। कल पहली बार उसने उसे स्पर्श किया, तभी नहीं, पहले भी कई बार वह आलोक के नज़रें चुराकर लोलुप निगाहों से उसे निहारा करता था। जब भी वह ऐसे देखता था, उसके तन मन में एक मादक सिरन दौड़ जाती थी। सदैव के लिए निखिल को पाने की कल्पना कर उसकी आंखें प्रसन्नता तिरेक से मूंद गईं। आलोक के बाथरूम से निकलने से उसका स्वप्न जाल टूटा। विचारों को झटक कर वह उठी और किचन की तरफ चल दी। खाना खाकर आलोक ऑफिस चला गया। खाना खाने के बाद हमेशा की तरह अतिन ने उससे पूछा, मम्मा, मैं टिंकू के साथ खेलने जाऊं? हाँ बेटा जाओ, पर जल्दी आ जाना, तुम्हें पढ़ना भी है ना। अतिन पड़ोसी बच्चे के साथ खेलने चला गया। आयुषी लंच से निपटकर सहेली पत्रिका लेकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। पत्रिका में उसका मन नहीं लगा और सुबह वाले ख्यालात उसे फिर से झकझोरने लगे। कभी घर छोड़कर जाने की सुखद कल्पना उसके मन में उभरती, तो कभी आलोक के साथ गुजारे सुख दुख के बीते समय के बारे में सोचती और कभी अतिन से जुदा होने का विचार उसे परेशान करने लगता। फिर यह सोचकर खुद को तसल्ली देती कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसी सब ऊहा-पोह के बीच उसे लगा कि ख्याली पुलाव बनाने से पहले एक बार निखिल से बात कर लेनी चाहिए कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। अभी समय ठीक है, उसका लंच ब्रेक होगा अभी, सो ठीक से बात भी हो जाएगी। सोचकर उसने फ़ोन उठाया और उसे अब तक की सारी बातें बताने के अलावा उसके मन की बात पूछी। लगभग आधे घंटे तक बतियाने के बाद आयुषी का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अब उसने अपनी राह निश्चित कर ली थी। बातों ही बातों में उसने निखिल के फ्लैट का पूरा पता भी पूछ लिया था और कह दिया था कि 2-3 दिन में ही वह उसके पास चली आएगी। आयुषी ने पत्रिका एक तरफ रख सोने की कोशिश की, किंतु उसे नींद कैसे आती। ख्यालों ख्यालों में बस यूं ही करवटें बदलती रही वह। थोड़ी देर में अतिन आ गया। आते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे नींद आ रही है मम्मा, मुझे सोना है। अरे रे रे, ये क्या बात हुई? इतनी देर से आया है और आते ही सोने की बात। मैंने कहा था ना कि तुमको पढ़ना है, तुम्हें 10 के बाद की गिनती सीखनी है आज। चलो ले आओ अपनी कापी और पेंसिल। पलंग से उठते हुए आयुषी ने कहा। रुआंसा सा होकर अतिन गया और कापी पेंसिल लेकर वापस आया। आयुषी उसे 11 लिखना सिखा रही थी, लेकिन अतिन की आंखें नींद से मुंदी जा रही थीं। आयुषी ने उसके हाथ से पेंसिल लेकर टेबल पर रख दी और उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर सुला दिया। आयुषी उसके सिर पर हाथ फिराकर दुलारने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसके जाने के बाद अतिन का क्या होगा। क्या उसके बिना रह सकेगा वह, और क्या वह स्वयं भी उसके बिना रह सकेगी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने झुककर अतिन का ललाट चूम लिया और फिर उसके कोमल चेहरे व सिर पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। अतिन अब तक सो गया था। आयुषी भी कुछ समय के लिए उसके पास लेट गई। शाम को आलोक ऑफिस से घर आया, तब तक अतिन जाग चुका था।
रोज़ाना की तरह अतिन को अपने हाथों में लेकर हवा में उछाला और फिर वापस हाथों में थामकर 2-3 बार चूमकर नीचे उतारा। आज आलोक ने आयुषी की ओर देखा तक नहीं और अपने कपड़े बदलने के लिए चला गया। आयुषी अपनी सारी भावुकता व भावनाओं से मुक्त होकर घर छोड़कर जाने का निश्चय कर चुकी थी। काफ़ी सोचने के बाद अतिन के लिए अब उसके मन में अधिक चिंता नहीं रह गई थी। वह जानती थी कि आलोक अतिन से बहुत प्यार करता है और उसका पूरा ख्याल रखेगा। उसे चिंता थी तो केवल इतनी कि जब वह ऑफिस जाएगा तो अतिन घर पर कैसे रहेगा। उसके लिए कोई आया ही रखनी पड़ेगी या जब तक वह दूसरी शादी ना कर ले। लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, आलोक को ही सोचना होगा ये सब। उसने अपना सिर झटका। आज वह सुबह से ही योजना बना रही थी और तदनुसार उसे शाम 5 बजे घर से निकल जाना था। उस समय अतिन सोया हुआ होता है और 5:15 से 5:30 के बीच आलोक घर आ जाता है। इनके जागने का समय भी 5:30 से 6 के बीच ही हुआ करता है, तो आलोक आकर उसे संभाल लेगा। सोचकर वह आश्वस्त हुई। आज उसने अतिन को उसके दोस्त के यहाँ खेलने नहीं भेजा था। जी भरकर वह आज अतिन के साथ रहना चाहती थी, उसे प्यार करना चाहती थी। वह दिन भर उसके साथ खेलती रही, बतियाती रही। उससे बिछड़ने की बात उसे बार बार कचोटती और उसकी आंखें भर आती, पर दूसरे ही पल वह अपने मन को कठोर कर लेती। निखिल का जादू उसके सिर पर इस कदर सवार था कि अतिन से दूर जाने के लिए भी उसने अपने मन को तैयार कर लिया था। 4 बजे के आसपास अतिन सो गया। आयुषी ने एक छोटे बैग में अपने कुछ कपड़े व ज़रूरी सामान लिया और पर्स में कुछ रुपए डालकर उसे भी बैग में रख लिया। उसने सोए हुए अतिन को प्यार किया, उसका माथा चूमा और फिर एक छोटा सा पत्र लिखकर बिस्तर पर अपने तकिए के नीचे रख दिया। जी कड़ा करके बैग लेकर वह बेडरूम से बाहर निकली। बाहर निकलते समय उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर अतिन को निहारा। नम हो आई अपनी आंखों को पोंछा और मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजे पर इंटरलॉक लगाकर पोर्च पार कर वह बाहर निकल आई। मैडम, आदर्श नगर आ गया है, कहाँ उतरना है आपको? ऑटो चालक की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। अरे आ गया आदर्श नगर, मुझे जीवन कॉम्प्लेक्स पर छोड़ दो, आयुषी ने कहा। जीवन कॉम्प्लेक्स के पास ऑटो चालक ने उसे उतार दिया और अपना किराया लेकर चला गया। आयुषी बैग में रखे पर्स से स्लिप निकालकर कॉम्प्लेक्स के दरवाजे के पास पहुंची व निखिल का प्लेट नंबर चेक किया। वह आगे बढ़ने को थी कि उसकी नज़र सड़क के किनारे से कॉम्प्लेक्स के दरवाजे की ओर बढ़ रही एक बिल्ली और उसके बच्चे पर पड़ी। बच्चा बिल्ली से कुछ पीछे था। आयुषी ने देखा एक छोटा कुत्ता धीरे धीरे बिल्ली के उस बच्चे की तरफ बढ़ रहा था और उसे दबोचने को ही था कि बिल्ली की नज़र उस पर पड़ गई। बिल्ली तुरंत उस कुत्ते पर झपटी और उसका मुंह नोच लिया। इस अप्रत्याशित आक्रमण से भयभीत तो कुत्ता दूर भाग गया और बिल्ली अपने बच्चे को साथ ले पूरी सावधानी के साथ कॉम्प्लेक्स के भीतर चली गई। आयुषी के मस्तिष्क में घंटियां सी बजने लगीं। अरे ये बिल्ली एक पशु है, फिर भी वह अपने बच्चे के प्रति इतनी संवेदनशील है कि अपने से अधिक सशक्त कुत्ते पर आक्रमण कर उससे अपने बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। और एक मैं हूँ जो मनुष्य होकर भी अपने मासूम बच्चे को किसी अनजान औरत की परवरिश के भरोसे छोड़कर चली आई हूँ। क्या कोई दूसरी औरत अतिन को, मेरे कलेजे के टुकड़े को, मेरे जैसा प्यार और संरक्षण दे पाएगी? नहीं, मैं अतिन को यूँ अपने से दूर नहीं कर सकती। मैं आलोक से साफ साफ कह दूँगी कि अतिन को मैं अपने साथ रखूँगी। अगर वह नहीं मानेगा तो डिवोर्स के साथ अतिन को साथ ले आऊँगी। वह बहुत छोटा है तो कोर्ट भी मेरे हक़ में फ़ैसला दे ही देगा। हाँ, लेकिन पहले निखिल से तो पता कर लूँ कि क्या वह अतिन के साथ मुझे स्वीकार करेगा। उसी ने निखिल के फ्लैट के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। उसने चौकीदार से पूछा तो पता चला कि निखिल ऑफिस से आ गया है और यह भी कि उसका फ्लैट 4थे माले पर है। वह लिफ्ट की मदद से 4थे माले पर पहुंची। फ्लैट की ओर बढ़ते हुए वह इस ख्याल मात्र से आह्लादित थी कि अभी अचानक पहुंचकर निखिल को सरप्राइज़ देगी तो वह उसे देखते ही अपनी बाहों में भर लेगा। फ्लैट के पास जाकर वह डोरबेल बजाने वाली ही थी कि भीतर से कुछ बातचीत की आवाज़ उसे सुनाई दी।
भीतर से आ रही आवाज़ निखिल और एक युवती की थी। उसने दरवाजे पर कान लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश की। उसे पूरी बातचीत तो स्पष्ट नहीं सुनाई दी, पर जो कुछ शब्द उसे सुनाई दिए वह समझने के लिए काफ़ी थे कि भीतर दोनों के बीच प्रेमालाप चल रहा है। आयुषी स्तब्ध रह गई। वह समझ गई कि ऑफिस से आते वक्त वह किसी युवती को साथ लेकर आया है। उल्टे पांव वह लिफ्ट की तरफ दौड़ आई। क्रोध और वितृष्णा से उसकी आंखें जलने लगीं। ओह, ऐसे आदमी के लिए मैं इतना प्यार करने वाले अपने पति और फूल से कोमल बच्चे को छोड़कर यहाँ चली आई थी। छी, दैहिक आकर्षण ने मेरी मति ही हर ली थी। मैं सोने को छोड़कर पीतल को अपनाने गई थी। हे ईश्वर, मेरे इस घोर पाप के लिए मुझे क्षमा कर दो। पश्चाताप अश्रुधारा बनकर कपोलों से बहता हुआ आयुषी के आंचल को भिगो रहा था। वह तेजी से कॉम्प्लेक्स के बाहर आई और ऑटो बुलाकर वापस घर के लिए चल दी। घर लौट तो रही थी आयुषी, किंतु उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कई आशंकाएं उसको घेर रही थी। आलोक यदि पूछेगा कि अतिन को अकेले सोया छोड़कर कहाँ गई थी तो क्या जवाब देगी वह? यदि उसने उसका पत्र देख लिया होगा तो क्या होगा? और तब यदि वह उसे घर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं देगा तो वह क्या करेगी? वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि आलोक उसका पत्र ना देख पाए। घर पहुंचने पर ऑटो से उतरकर सहमे कदमों से वह भीतर गई। अनायास ही पोर्च में बाईं ओर पास पास रखे 2 गमलों पर उसकी नज़र पड़ी। उसने देखा एक गमले में लगे चंपा के पौधे के पास उगाई एक बेल जो चंपा से लिपटी हुई थी, ऊपर जाकर पास वाले गमले के पौधे से लिपट गई थी। वह उसे सहन नहीं कर सकी और दूसरे गमले के पौधे से लिपटे बेल के हिस्से को उसने तोड़कर अलग कर दिया। ऐसा करके उसे बहुत सुकून मिला। उसका ध्यान उस पर शायद आज पहली बार ही गया था। कोर्स पार कर वह दरवाजे पर पहुंची और कांपते हाथों से डोरबेल दबाई। 3-4 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खुला तो उसकी घबराहट बढ़ने लगी। क्या आलोक दरवाज़ा भी नहीं खोलेगा? अब क्या करूं मैं? हे भगवान, इस बार मुझे माफ़ कर दो। तभी दरवाज़ा खुला और आलोक ने सपाट भाव से पूछा, अरे कहाँ गई थी तुम इस समय? यह तो शुक्र है कि बेटा अब तक जागा नहीं है। अगर वह मेरे आने से पहले जाग जाता तो रो रो कर बेहाल हो जाता। आयुषी को तसल्ली हुई कि चलो आलोक ने उसका पत्र नहीं देखा है। उसने सहज होने की कोशिश करते हुए भीतर प्रवेश किया और बैग अलमारी में रखकर बोली, अर्चना ने बुलाया था तो थोड़ी देर के लिए उसके वहाँ चली गई थी। कुछ सामान भी खरीदना था। अतिन अभी तक नहीं जागा। कहते हुए वह अतिन के पास गई। उसके पास पहुँचते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ बढ़ाए कि वह अतिन को गोद में लेकर अपने सीने से लगा ले, खूब प्यार करे, लेकिन रुक गई। उसके दिमाग ने उसे चेताया कि अभी वह ज़्यादा भावुक हुई तो आलोक को अजीब लगेगा। वह वहाँ से वापस लौटी और बोली, आलोक तुमने चाय नहीं पी होगी, मैं बनाकर लाती हूँ। नहीं आयुषी, तुम अभी आई हो, आराम करो। मुझे आए थोड़ी देर हो गई है, चाय मैं बनाता हूँ। आयुषी आलोक की सहृदयता देख शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। उसने आर्द्र निगाहों से आलोक की ओर देखा। नहीं जी, मैं कौन सा पहाड़ तोड़कर आई हूँ। तुम बैठो, मैं अभी 2 मिनट में बनाकर लाती हूँ। वह तेज़ी से किचन की ओर गई। वहाँ जाते ही अभी तक रोके उसके आंसू बरबस ही बरस पड़े। आंचल से उन्हें पोंछते हुए उसने गैस पर केतली चढ़ाई। चाय लेते हुए दोनों खामोश थे। चाय ख़त्म होने पर आयुषी ने कप की ट्रे उठाते हुए कहा, मैं अतिन को जगाती हूँ, बहुत देर हो गई उसे सोए हुए। आलोक एक कागज़ उसके हाथ में देकर बोला, यह डस्टबिन में फेंक देना। आयुषी ने कागज़ को देखा तो उसे लगा कि यह तो वही पत्र है जिसे वह तकिए के नीचे रख कर गई थी। तो क्या आलोक ने पत्र देख लिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो क्या आलोक मुझे आसानी से माफ़ कर देता, इतनी सहजता से मेरे समक्ष पेश आता? नहीं, वैसा ही कोई और कागज़ है शायद यह। किचन में जाकर ट्रे सिंक में रखकर उसने उत्सुकतावश हाथ में मुड़े कागज़ को खोल कर देखा। देखते ही उसका सिर चकरा गया। यह वही पत्र था। उसके पांव ज़मीन पर जम से गए। तो आलोक ने यह पत्र पढ़ लिया है।
इसमें तो मैंने साफ साफ लिखा है कि मैं हमेशा के लिए निखिल के पास जा रही हूँ। तो क्या आलोक का दिल इतना बड़ा है कि सब कुछ जानकर भी उसने मुझे माफ़ कर दिया है, या फिर इस विषय में यह खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है? उसी ने उस पत्र के टुकड़े का डस्टबिन में डाला और डरते डरते बाहर आई। आलोक गहरी नज़रों से उसकी आंखों में देखते हुए धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। अज्ञात भय से आयुषी थरथर कांपने लगी। निकट आकर आलोक ने आयुषी के कंधों पर हाथ रखा और बोला, मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, बस इतना कहूँगा कि पाप में आकर्षण तो होता है पर उसकी उम्र लंबी नहीं होती। और फिर आयुषी, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहलाता। कहते हुए उसने आयुषी को अपने सीने से लगा लिया। आयुषी ने धीमे से पृथक होकर कातर दृष्टि से उसकी ओर देखा और फपक कर रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। रोते रोते बोली, आलोक, मुझ पापिन को क्षमा कर दो। मैंने तुम जैसे देवता के प्रति घोर अपराध किया है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। आलोक ने उसे ऊपर उठाकर स्निग्ध भाव से कहा, आंसुओं ने तुम्हारे मन को निर्मल कर दिया है आयुषी। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना है तुमसे। आयुषी ने अपना कंपित चेहरा आलोक के सीने पर टिका दिया और आलोक ने उसके कांपते बदन को अपनी बाहों में समेट लिया।